मंसूर साहब, अब तक की जो डेवलपमेंट है, क्या हम उसे अभी भी स्टेलमेट कहेंगे या देयर इज अ होप? जो ईरानी वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान था उसमें बहुत गहराई से जो जहाँ पे मामलात हैं इस वक्त इनको डिस्कस किया गया। फिर उनका ओमान का दौरा भी हुआ और उसके बाद वो वापस आए। और अब जो खबरें या जो कयास आ रही हैं, जो असेसमेंट वो ये है कि गालिबन जो पीस एग्रीमेंट है उसकी तरफ पेशरफ जो है उसको दो हिस्सों में तकसीम करके देखा जा रहा है। एक हिस्सा है स्टेट ऑफ हुर्मुज के मुतालिक कोई इस किस्म का एग्रीमेंट निकाला जाए, इसमें स्टेट ऑफ हुर्मुज में नॉर्मल शिपमेंट्स और जो जंग से पहले वाली सूरत हाल पे ले जाके शिपमेंट्स को स्टार्ट किया जाए। और उसमें ईरान और ओमान चूंकि दो स्टेक होल्डर्स हैं टेरिटोरियल वाटर्स की सूरत में, उनके दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग भी हो और उसमें फिर अमेरिका की तरफ से और ईरान की और बाकी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के पार्टनर्स हैं उनकी तरफ से भी एक अंडरस्टैंडिंग हो। तो अगर तो ये इस किस्म की का एग्रीमेंट, इस किस्म की जो प्रपोजल्स हैं जो ईरान की तरफ से दी गई हैं, अगर वो एक्सेप्ट हो जाती हैं, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप अभी इस मीटिंग में सिचुएशन रूम में जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की या कमेटी की मीटिंग हो रही है उसमें वो सारे मामलात को देखेंगे, तो फिर इस पे हम कोई मुस्बित पेशरफ देख सकते हैं। लेकिन दूसरा जो इशू है न्यूक्लियर इशू, उस पे तमाम एक्सपर्ट्स का ये ख्याल है कि वो एक तवील दौरानिए की बहस मांगता है और एक एग्रीमेंट में जाना पड़ेगा जिसमें IAEA और दीगर जो ताकतें हैं ग्लोबल पावर्स हैं वो भी इन्वॉल्व होंगी। और उस एग्रीमेंट पे पहुंचने के लिए कुछ टाइम चाहिए होगा और उसको इससे अलहदा कर दिया जाए, क्योंकि जो अफजुदा यूरेनियम के जो जखायर हैं ईरान के पास, उनकी लोकेशन का भी मामला है कि वो किस जगह मौजूद हैं। कुछ उसमें मुख्तलिफ बातें हो रही हैं कि वो इस्फहान में हैं, वो नीचे बमबारी के दौरान या तो दब गए थे या ईरान की तरफ से ही किसी वक्त नीचे उनको स्टोर किया गया है। तो उसका किस तरह से हल निकालना है वो जरा ज्यादा थोड़ा सा गंभीर मामला है, थोड़ा सा उस पर ज्यादा डेलिब्रेशन चाहिए होगी। लेकिन अगर एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो ये फिर ये जो कॉन्टेक्ट्स हैं इनके और जो डिसीजन आज वो लेती है यूनाइटेड स्टेट्स में जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हो रही है, उसके बाद ही क्लियर हो सकेगा कि चीजें मुस्बित डायरेक्शन में जा रही हैं। और अगर मुस्बित डायरेक्शन में नहीं जाती तो फिर डेफिनेटली उसका फॉलो आउट देखना पड़ेगा कि किस तरह होता है। अभी तक किसी भी तरह से अमेरिका की जानिब से सीज फायर को खत्म करने या सीज फायर को वायलेट करने की बात नहीं की गई। मंसूर साहब, आपने न्याय साहब की बात सुनी, अहमद अल अरबी भी सुन रहे हैं। ये जो न्याय साहब जो ईरान की स्ट्रेटेजी के ऊपर बात कर रहे थे उसके ऊपर मैं देख रहा हूं कि आज जर्मन चांसलर जो हैं उनका बड़ा एक दिलचस्प तबसरा है। वो कहते हैं द इरानियंस आर क्लियरली स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड एंड द अमेरिकन्स क्लियरली हैव नो ट्रूली कन्विंसिंग स्ट्रेटजी इन द नेगोशिएशंस ईदर। ये क्या मुराद ली जाए? देखिए, ईरान ने इस जंग के नतीजे में बहुत से मिथ्स को तोड़ दिया है जो एक वेस्ट की जानिब से यूएस के अंदर भी और जो वेस्टर्न अलायंस है, वेस्टर्न कंट्रीज है, उनकी जो ईरान की तरफ जो पॉलिसी थी इससे पहले, जो उनकी असेसमेंट्स थी वो ये थी कि ईरान बहुत वीकन होता जा रहा है। और ईरान को खास तौर पे जब ये गुज़िश्ता 2-3 साल में 2023 के बाद से जो इजराइल की तरफ से अटैक्स हुए हैं, तो ईरान के अंदर डिफेंस करने की सलाहियत नहीं रही, अपने आप को स्ट्रेटेजिकली डिफेंड करने की सलाहियत नहीं रही। और वहां पे इसीलिए वो रिजीम चेंज की बात कर रहे थे। उनका ख्याल था कि जो वेस्टर्न स्पॉन्सर्ड रिजीम चेंज की एफर्ट्स हैं उनके लिए काफी गुंजाइश मौजूद है। और उसमें इसराइल की असेसमेंट का भी बहुत बड़ा दखल था। इसराइल की असेसमेंट जो है वो वेस्टर्न असेसमेंट्स के लिए काफी के अंदर काफी कंट्रीब्यूट कर रही थी। लेकिन ईरान ने इस मिथ को कंप्लीटली तोड़ दिया है। उन्होंने ना सिर्फ रजीम चेंज की किसी एफर्ट को कामयाब नहीं होने दिया, बल्कि उन्होंने जो शो किया है कि किस तरह ईरानियन नेशन जो है वो इस जो ईरानियन सेटअप है, ईरानियन इनकलाब है, उसके पीछे खड़ी हुई है। और आइडियोलॉजिकली आप मुखालिफ हो सकते हैं वेस्ट के कंट्रीज ईरानियन आइडियोलॉजी के या ईरानियन इनकलाब के, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि ईरान की नेशन वहां पे उसमें नहीं है। और उन्होंने कुर्बानियां भी दी हैं, उनके साथ बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन, इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हमने किसी मॉडर्न वॉर में नहीं देखी, जहां सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी उड़ा दिया गया, जहां स्कूलों को भी उड़ा दिया गया, कॉलेजों को भी उड़ा दिया गया, जो उनकी रिसर्च लेबोरेटरीज और रिसर्च एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशन है उनको भी टारगेट किया गया।
लेकिन दे हैव स्टेड। और उसके बाद फिर वो उनका जो नेगोशिएशन की तरफ से एटीट्यूड है, मैं ईरान को अपनी वजारत खारजा के दौर के दौरान कवर करता रहा हूं। जी। इरानियंस आर मार्वलस नेगोशिएटर्स, लेकिन जो मैंने अभी देखा है ये दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि वो इतने तहजीबी तरीके से सारे मामले को नेगोशिएट कर रहे हैं। लग ही नहीं रहा कि एक वो कौम नेगोशिएट कर रही है जिसको उसके मुखालिफिन ने इतनी बम्बार्डमेंट की हो उसके ऊपर। बिल्कुल ठीक। तो वो अभी भी उसको बड़े नॉर्मलाइज तरीके से नेगोशिएट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये उनकी कामयाबी है, ये उनकी कमजोरी नहीं है। और इसीलिए आप देखें कि वो आहिस्ता आहिस्ता वेस्ट में और वेस्टर्न एलाइज में, खासतौर पे अमेरिका के एलाइज में उनकी सपोर्ट बढ़ रही है। और वेस्ट की तरफ से क्लियरली ये स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गई हैं यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से, खास तौर पे कि वो ईरान के साथ किसी किस्म का वर्किंग रिलेशनशिप, बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप। बिल्कुल ठीक है। सूर साहब, सर अब आपकी जानिब में आता हूँ। सर मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि ये जो तासुर है बिलखुसूस इंटरनेशनल मीडिया ने पिछले 3-4 दिनों से दिया कि महज एक फैसिलिटेटर या इंटरलोकेटर की बजाय पाकिस्तान एक सालिस के तौर पर भी आ रहा, कुछ तजावीज़ भी पाकिस्तान ने टेबल पर रखी हैं, कोई बात आपको समझ आती है ये? नहीं, देखें ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पाकिस्तान ने जब ये रोल स्टार्ट किया था, आपको याद होगा कि उस वक्त जब यूएस और ईरान, यूएस इजराइल और ईरान ये जंग चल रही थी, तो कोई भी ऐसा क्रेडिबल नेगोशिएटर या क्रेडिबल फैसिलिटेटर या क्रेडिबल मीडिएटर आगे आने को तैयार नहीं था, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी इन इश्यूज की बहुत ज्यादा थी। और उस वक्त पाकिस्तान ने जब इस रोल को एक्सेप्ट किया, तो पाकिस्तान ने भी इस रोल को एक्सेप्ट करने से पहले अपने रीजनल इत्तेहादियों को, अपने इलाकाई इत्तेहादियों को ताउन में लिया। हमने 4 कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स को बुलाया, उनसे सारा कुछ एग्री किया, जो भी फ्रेमवर्क हो सकता है जिसमें बात की जा सकती है। और फिर हमने चाइना को भी, जब हमारे इसहाक डार साहब गए चाइना, तो चाइना के साथ भी वो 5 पॉइंट प्लान अनाउंस हुआ। अब उसके बाद पाकिस्तान ने, क्योंकि ईरान और यूएस का जो पहला राउंड ऑफ टॉक्स हुआ था, तो उसमें काफी चीजों पे अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन काफी चीजों पे डिफरेंसेस भी रह गए। तो उन डिफरेंसेस को रिमूव करने के लिए पाकिस्तान ने फिर इस रोल को अपने बड़े एक मुदब्बिराना तरीके से, बड़े समझदाराना तरीके से आगे बढ़ाया है। और उसमें उस सालिस का या उन प्रपोजल्स को एडवांस करने की कोशिश की है जहां जहां पे जिन एरियाज में डिफरेंसेस हैं। और इसीलिए अब आप देख रहे हैं कि इसमें बैक एंड फोर्थ ईरान की तरफ से भी विजिट हुई। अब्बास अरागची साहब अभी आए, रिसेंटली 2 दफा आए। और फिर पाकिस्तान ने जो प्लान है, जो प्रपोजल्स हैं ईरान की, जो लेटेस्ट प्रपोजल्स हैं, वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो शेयर की हैं, तो मेरा ख्याल है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड किस्म का रोल प्ले किया है पाकिस्तान को। के पास्ट में भी ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, चाहे वो चाइना यूएस के मामला हों या बाद में अफगान तालिबान के साथ डिप्लोमेसी में भी रोल प्ले कर चुका है, लेकिन मेरा ख्याल है ये ज्यादा सोफिस्टिकेटेड रोल है। और इसमें पाकिस्तान के जो इस रोल को ज्यादा पजीराई मिल रही है। बिल्कुल ठीक। अभी इस रोल को पाकिस्तान के कंटिन्यू करना होगा, क्योंकि ये अभी हम उस जगह नहीं पहुंचे हैं जहां पे ये आप ये समझे कि सारे डिफरेंसेस आयरन आउट हो गए हों, सारे डिफरेंसेस सॉर्ट आउट हो गए हों और आगे का एक एक्शन प्लान सामने आ गया हो। मेरा ख्याल उस एक्शन प्लान तक पहुंचने के लिए अभी मजीद जो है पाकिस्तान को इस रोल को जारी रखना पड़ेगा और तमाम पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लेते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। मैं समझता हूं कि ये जो है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के लिए एक बहुत आला फेज है, इस वक्त बहुत अच्छा फेज है,